अब सभी रिटायर्स को जिसका लंबे समय से इंतजार था कि आईबीए अपना जो एडिशनल डॉक्यूमेंट और अफिडेविट कब यहाँ पे सबमिट करेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उनको सबमिट करना था। तो आपकी जो सुनवाई है वो कल होने वाली है, जिसकी आपकी डेली लिस्ट भी आ चुकी है। हमारा एमसी सिंगला केस 104 नंबर पर लगा है, टेक्निकली उसको 102 नंबर कह सकते हैं। लंच के बाद हमारी जो सुनवाई है वो हो सकती है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको सभी डिटेल्स है वो दे चुका हूँ। अब जो आईबीए ने 142 पेज का 142 पेजेस का जो अफिडेविट डाला है उसको इस वीडियो में, उसमें जो आपका सबसे दो बड़े जवाब मांगे गए थे, एक आपका रेगुलेशन 35(1) उनको साबित करना था कि कौन से रिटायर्स के लिए है और कौन से के लिए नहीं है, वो सिर्फ कुछ रिटायर्स के लिए है, वो उनको साबित करना था। दूसरा डीए मर्जर है वो साबित करना था 7 बीपीएस से 12 बीपीएस तक। तो उन दोनों पर उन्होंने पूरी तरह से जवाब दिया है। जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है उस पर भी बताए, साथ ही में बहुत सारे अलग से सर्कुलर डाले गए हैं, ज्वाइंट नोट डाली गई है, कैलकुलेशन है वो सबमिट किए गए हैं। तो पूरी पीडीएफ आपको जो है वो हमारे ग्रुप में शेयर हुई थी कल रात को, जो हमारा स्पेशल बैंक रिटायर्स का ग्रुप है, उसमें आप भी 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर जाकर हमें व्हाट्सएप पर हाई पेंशन गाइड 499 लिखकर आप पूरा जो कोर्स है वो जो पूरा हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपस में डिस्कशन, सबसे पहले न्यूज आती है, जो आपको ये न्यूज है वो सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं, जो आपका अफिडेविट सबमिट हुआ है उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में क्या होगा कि उस अफिडेविट पर जो आपके आंसर मांगे गए थे दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो उन्होंने 17 पेजेस में अलग से सबमिट किया है। तो वो 17 पेजेस है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से समझाऊंगा। और आईबीए ने अपना जो अफिडेविट डाला है उसका मतलब है कि वो लोग भी अब सुनवाई चाहते, वो लोग भी अब जल्दी फैसला चाहते, तो ये केस अब डिले नहीं होगा, वो लोग भी अभी इस केस का फैसला करवाना चाहते। तो दोनों तरफ अब जो आपकी आर्ग्यूमेंट होगी वो इस जो आपका डॉक्यूमेंट डाला गया है, अफिडेविट डाला गया है, उस पर होगी। तो अब चलिए देखते हैं उन्होंने कैसे साबिती दी है कि ये रेगुलेशन सिर्फ कुछ रिटायर्स के लिए है, और ये आपका जो डीए मर्जर है वो भी उन्होंने किया है। तो पूरी तरह से चलिए मैं आपको अब अपनी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर पूरा अपडेट समझाता हूं। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सबसे पहले एक अपडेट आपको दे रहे हैं। और कल की जो लाइव वीडियो फुटेज है, साथ ही में आपको लाइव ज्वाइनिंग की लिंक है सुप्रीम कोर्ट की, और जितने भी अपडेट्स आएंगे लाइव आपको जो है वो हमारे चैनल पर मिलने वाले। तो फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया होगा उनको लाइव हियरिंग की लिंक हम सबसे पहले प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो ऑफिशियल अफिडेविट है वो डाला गया है, जिसमें देखिए एमसी सिंगला केस का जिक्र है और इसमें क्या क्या चीजें डाली गई है वो देखिए। सबसे पहले देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरियल नंबर 1, एडिशनल अफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक। 117 पेजेस में सारा जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। फिर एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, जिसमें अलग अलग जो इन्होंने जो आपकी ऑर्डर की कॉपी है, कैलकुलेशन है और साथ ही में सारी चीजें सबमिट की है। एनेक्सर 4 भी डाला है, 5 भी डाला है, 6, 7 डाला है, साथ ही में 8 भी डाला है और 9 भी डाला है, जिसमें सारी जो आपके आईबीए के सर्कुलर जैसी चीजें इसमें इंक्लूड है। अब देखिए जो आपका इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें एक जो आपका एनेक्सर 11 देखिए 12 नंबर सीरियल नंबर, उसमें जो आपका 12 बीपीएस का जो आपका रिलेवेंट जो अभी आपका डीए से रिलेटेड है वो चीजें इन्होंने यहाँ पे दी है, जिसमें कैलकुलेशन जो आपका 7 से 12 बीपीएस का था वो एनेक्सर 12 में डाला है, आप देख सकते हैं। और जो मर्जर डीए का किया गया उसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने एलेक्सर जो 13 है उसमें डाला है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं 117 नंबर के पेजेस में जो उन्होंने आंसर्स दिए हैं वो क्या है। तो देखिए पेज नंबर 1 है, जिसमें सारी चीजें एमसी सिंगला केस के बारे में है। एडिशनल अफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 4 पीएनबी, मतलब उनकी तरफ से पीएनबी के रेस्पोंडेंट 4 ने, आई प्रदीप कुमार सोनी जी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, एसओएस इनको श्री राम लाल जी ने किया है। वो सारी चीफ मैनेजर विथ यहाँ पे रिस्पोंडेंट बैंक पीएनबी में पीएफएन पेंशन डिवीजन पीएनबी कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से इन्होंने जो सारी चीजें है वो की है। साथ ही में इसका जो आपका स्वेयर है वो भी दिया है कि ये सही सारी इंफॉर्मेशन हमने सबमिट की है। साथ ही में देखिए यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर आपका जो आप निकाला था 22 तारीख की सुनवाई को लेकर कि क्या क्या चीजें मांगी गई थी वो भी यहाँ पे पूरी तरह से लिखा है। अब देखिए रेगुलेशन 35(1) ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 यहाँ पे जो है वो उन्होंने उस हिसाब से सारी चीजें की है कि आपका जो 35(1) रेगुलेशन क्या है, 2002 में इसका अमेंडमेंट हुआ था, वो सारी बेसिक जानकारी दी है। इसके बारे में सारी चीजें बेसिक लिखी गई। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो यहाँ पे देखिए, that the word pension operation appearing only regulation 35(1) and the appendix 1 mentioned in the regulation inter alia provides the formula for operating basic pension and additional pension in respect of employees who retired during 1/1/1986 to
31st October 1987, it is submitted that the word pension operation in Regulation 35(1) is especially for the above period and purpose not meant for all employees। मतलब इनका साफ कहना है कि जो आपका है वो सिर्फ इतना पीरियड के लिए जो आपका रेगुलेशन 35(1) और उसमें पेंशन ऑपरेशन का वर्ड है वो इन लोगों पर सिर्फ अप्लाई होता है, नॉट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ये क्लेम कर रहे हैं कि सिर्फ इतने भाग के लिए अप्लाई होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपका जो पीरियड है वो आपकी अनोमली हो रही थी कि ये जो आपके पीरियड के रिटायर्स थे वो 4 और 5 बाइपर्टाइट के बीच में पड़ रहे थे। 10 महीने इनकी एवरेज जो सैलरी है उसकी वजह से हमें जो 1993 में आपके जो आपका अमेंडमेंट है वो रूल्स बीईपीआर में शामिल किए गए और इनको जो है वो वन टाइम के लिए इन लोगों को जो आपका अपेंडिक्स 1 का फॉर्मूला है उस हिसाब से इनको जो ऑपरेशन है वो दी गई। उनकी जो आपकी 10 महीने की एवरेज दोनों बीपीएस के बीच पड़ रही थी उसको समाप्त करने के लिए, और उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो भी इन्होंने एक जो आपका एनेक्सर है उसमें डाला है। तो ये देख सकते हैं एनेक्सर 1 में उन्होंने और एनेक्सर 2 में उसकी जो कैलकुलेशन है उसका भी रेफरेंस दिया है। अब आगे देखिए अपेंडिक्स 1 जो आपका है टू रेगुलेशन 35(1) वाज अमेंडेड इन 2002। मतलब आपका ये 2002 में जो अमेंड हुआ गवर्नमेंट की ओर से उसके बारे में अब जिक्र करें। एक 1992 ये सारी चीज ये जो आपका सेम चीज है वो अब दूसरे जो रिटायर्स है उनके बीच हो रहा है जिनका 6 और 7 बीपीएस के बीच आपका जो है वो बाइपर्टाइट पड़ रहा है। एवरेज सैलरी 10 महीने की उन लोगों की जो है वो आपकी पड़ रही है उनके लिए। अब देखिए इन्होंने जो आपका अमेंडेड रेगुलेशन को क्या लिखा है वो देखिए, वहां पर क्या है और इन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। The formula for updating basic pension in respect of workmen who retired on or after 1st day of November 1992 but after the 1st day of September 1993 and in respect of officer who have retired on 1st day of July 1993 but before 1st day of May 1984। मतलब इनका कहना है कि ये जो आपका अमेंड हुआ गवर्नमेंट का वो रेगुलेशन ओरिजिनल ए है, इसमें पीरियड भी डिफाइन है, ना कि वो ओपन एंडेड वाला जिसमें कोई पीरियड नहीं है कि बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन whenever applicable shall be updated as per जो आपका अपेंडिक्स 35(1) वो आपका नहीं है। ये सिर्फ कुछ रिटायर लोगों के लिए है। ये लोग यहाँ पे इसकी जो है वो पुष्टि यहाँ पे अपने अफिडेविट में कर रहे हैं, लेकिन यही चीज आपकी सुप्रीम कोर्ट में इनको समझानी पड़ेगी कि ये आपने कहां से डिराइव किया, इन लोगों के लिए है वो अमेंडमेंट वाले रेगुलेशन में कहां पर लिखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट इनसे जवाब मांगेगा। लेकिन इनका तो मानना है कि ये सिर्फ इतने पीरियड के लिए रिटायर्स के लिए था। सेम चीज यहाँ पे देखिए 1992 से 97 जो आपका थर्ड ज्वाइंट नोट थी उसमें ये सारी चीजें हो रही है। गवर्नमेंट ने इसको फिर अमेंड किया और वो अमेंड करके जो आपका ये अनोमली है वो खत्म की, ऐसा इनका कहना है। साथ ही में जो आपका सेम चीज आपकी अगले जो सेटलमेंट है उसमें भी आ रही थी तो उसका इन्होंने क्या यहाँ पे निकाला वो देखिए। अब और जो 92 से 3 और 3 से 4 वर्कमैन और ऑफिसर का जो आपका हो रहा था उसका इन्होंने जो एनेक्शन 3 में और 4 में अपना जो कैलकुलेशन है वो भी डाला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने यहाँ तो मान लिया कि 10 महीने का जो आपका डिफरेंस आता था 2 बीपीएस में उनको जो है नेगोशिएट करने के लिए जो आपके कुछ पीरियड के रिटायर्स को शामिल किया गया था। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट that the in fact such scenario happens whenever a new bipartite settlement signed but subsequent to the abatement in अपेंडिक्स 1। मतलब क्या है कि ये जो आपका पहले 5 6 से जो 1986 से 7 फिर 92 से 4 वो आपका 5 6 6 7 के बीच हुआ, वही आपका जब भी बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होता था तब सभी का होने लगा। उसका जवाब देखिए अपेंडिक्स 1 इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा 2 इन 2002 नो अमेंडमेंट हैज बीन कैरिड आउट। मतलब इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। हाउएवर फॉलोइंग सेम प्रिंसिपल पैरा 1 and 2 ऑफ अपेंडिक्स द इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA हैज इशू guidelines to member banks to follow the process to work out basic pension in respect of those employees officer in case 10 months span over 2 settlement period। copies to circular dated 4/9/2000 2005 2005 और 2015 10 और 15 by Indian Bank Association to all member banks in regard of यहाँ पे जो है अनेक्सर में ये जो आपकी सारी कॉपीज है वो दी गई है कि ये जो आपकी अब आगे आने वाली जो भी आपका ये 10 महीने का हर बीपीएस में जो आपका अनोमली होता है उसके लिए आईबीए ने सभी बैंकों को एक गाइडलाइन सर्कुलर अपना जारी किया और वो सर्कुलर की कॉपी है कि उन लोगों का बेसिक पेंशन आप अपने आप से सेट करिए कि इससे ये जो आपकी चीजें ना हो। अब आगे देखिए और एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए that the however in the 11 BPS dated 2020 12 BPS 2024 में जो साइन हुआ वर्कमैन यूनियन 8 ज्वाइंट नोट डेटेड 2020 and 2024 signed with officer association the process to be followed in aforementioned case that is in whose cases that 10 months pay span over 2 different settlement period is being incorporated in settlement joint note itself and same is being followed by the member banks who are signed
सच बाइपर्टाइज सेटलमेंट कॉपी ऑफ रेलेवेंट प्रोविजन 11 बीपीएस और 12 बीपीएस की जो है वो इन्होंने सबमिट साथ ही में की है कि 11 बीपीएस 12 बीपीएस में हमने जो आपका है वो बाइपर्टाइट में से ही इसका जो तोड़ निकाल दिया और हमने खुद से ही जो बाइपर्टाइट में स्केल सेट किए उसमें ही ये जो आपकी एनोमली है वो क्लियर कर दी। तो ये दूसरा एक और एक्सप्लेनेशन इसका दे रही है और उसकी वो जो आपका बाइपर्टाइट सेटलमेंट की ज्वाइंट नोट है वो भी यहाँ पे दी गई है जो एनेक्सर 9 और 10 में वो पीडीएफ भी इंक्लूड किए। कंक्लूजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। According to is most respectfully submitted that the regulation 35(1) provides for calculation of basic pension and additional pension only those workmen officer who retired deceased during the period provides appendix 1 not for all employees, hence regulation 35(1) appendix 1 2002 amendment do not apply the workmen officer अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए था ना कि सभी लोगों के लिए। ये आपकी जो साबिती है वो दे रहे। रेगुलेशन 35(1) अपेंडिक्स 1 ऑफ 2002 अमेंडमेंट अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉइज इज नॉट करेक्ट। मतलब ये लोग सभी रिटायर्स को साबित है वो नहीं करता है। अब मैं अपनी थोड़ी सी राय इस पर देना चाहता हूँ। देखिए जो आपका इन्होंने सबमिट किया है कि आईबीए के सर्कुलर का हवाला दिया है। दूसरा की जो ओरिजिनल जो आपका रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने गजेट नोटिफिकेशन 2002 का अमेंडमेंट का निकाला है उसमें कोई पीरियड डिफाइंड नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे खुद के सर्कुलर के हिसाब से साबिती दे रहे हैं कि आईबीए ने सर्कुलर निकाला था तो ये सच चीज है, ये पत्थर की लकीर है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वो चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं यहाँ पे कहेगा। उनको कहेगा कि गजेट नोटिफिकेशन दिखाइए। आप जो सर्कुलर तो खुद से निकाल रहे, खुद ही केस अपना लड़ रहे, तो खुद की चीज यहाँ पे हम सबूत के द्वार पर कैसे ले। तो आप रिटायर्स को यहाँ पे घबराना नहीं है। ये लोग जो भी जो आपकी साबिती दे रही है उसको बैक करने के लिए कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्कुलर इन्होंने नहीं दिया है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है जो ये लोग कह रहे हैं। साथ में ये दूसरा आपका जो हर सेटलमेंट में इन्होंने कैसे किया वो अपने सर्कुलर का हवाला दे रहे, लेकिन उसका प्रैक्टिकली क्या है, आपने गजेट जो गवर्नमेंट को कैसे इंफॉर्म किया, कैसे आपने कैलकुलेशन की, कैसे ये अनोमली खत्म की और कुछ रिटायर्स को कैसे जो आपका इसमें इंक्लूड किया और बाकी रिटायर्स को कैसे छोड़ दिया, वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में अब आर्गुमेंट होगी। हमारी तरफ से जो आपके लॉयर होंगे उनको प्रिपेयर यहाँ पे रहना होगा इसका जवाब देने के लिए, इसके सामने सवाल पूछने के लिए कि आप कैसे साबित खुद के सर्कुलर के हिसाब से कर रहे, खुद ही केस अपना कैसे यहाँ पे सबूत जो है खुद का सर्कुलर कैसे अपने केस में सबूत की तरह यूज कर रहे, वो सारी चीजें अब आर्गुमेंट का हिस्सा बनेगी। अब जो दूसरा पॉइंट है डीए मर्जर वाला उस पर आ जाते। देखिए डीएनएस अलाउंस डीएनएस रिलीफ पर देखिए that the DA is paid to बैंक एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो है वो इंडेक्स जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर लेबर मिनिस्ट्री जारी करती है उस पर पे होता है। सीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से सारी कैलकुलेशन इसकी होती है। तो ये बेसिक जो एक्सप्लेनेशन है। अब आगे चलिए देखते हैं। अब डीए पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की म्यूचुअली अग्री हुआ था सीपीआई वाला। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है that the same uniform applicable serving employees and retired deceased during the respective settlement period in respect of pensions the DNS allows is term as a DNS relief is updated semi annually for pensions। मतलब यहाँ पे देखिए इन्होंने एक पॉइंट लिखा कि सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में पेंशन के लिए एक बार अपडेट होता है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे जो सेम लिखा था, देखिए सेम यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल सर्विंग एम्प्लॉइज और रिटायर्स, लेकिन इन्होंने एक और पॉइंट छोड़ दिया कि जो आपके सर्विंग एम्प्लॉइज है उनका 3 महीने में जो है वो आपका अपडेट होता है और रिटायर्स का 6 महीने में। वो आपका जानबूझ के यहाँ पे पॉइंट छोड़ा गया ताकि कोर्ट ये इनको ना सामने से पूछ ले कि इनको 3 महीने में और रिटायर्स को 6 महीने में क्यों मिलता है। तो जानबूझ के ये पॉइंट इन्होंने छोड़ दिया, मिस कर दिया, ताकि ये जो इनको काउंटर क्वेश्चन ना पूछा जाए। एनी चेंज ऑफ नंबर ऑफ सीपीआई पॉइंट्स है वो आपका डीए में मर्ज हो जाता है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। वो कैसे मर्ज किया है वो मैं आपको आगे समझाता हूं। अब देखिए It is stated that the dearness relief is being paid to all pensions, family pensions as per provision of 37 रेगुलेशन है जो बीईपीआर का हिस्सा है, वो इन्होंने हवाला देकर ये समझाया है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 बीपीएस से 12 बीपीएस की जो कैलकुलेशन के बारे में मर्जर के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं। तो देखिए टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 नवंबर 1997 से लेकर 2022 तक के जो आपके सेटलमेंट हुए उस हिसाब से बोल रहे 7, 8, 9, 10, 11, 12 बीपीएस भी आप देख सकते हैं। अब मर्जर डीए का कैसे इन्होंने दिखाया वो देखिए, जो आपके जब सेटलमेंट होता है तब वो आपके सर्विंग एम्प्लॉइज का डीए मर्जर होता है, उसी को इन्होंने कह दिया कि ये मर्जर हो गया। देखिए 1684 पॉइंट आपका जो आप 7 बीपीएस के हिसाब से, वैसे 11 बीपीएस का 6352 आपका जो सीपीआई के पॉइंट्स है वो इन्होंने बेसिक पे में जो आपका जब सेटलमेंट साइन हुआ था तब मर्ज किया, उसी को इन्होंने मर्जर कर दिया। ये 12 बीपीएस में 8088 पॉइंट्स मर्जर हुआ और बाकी जो आपका डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पर छोड़ दिया
कि आगे आने वाले सेटलमेंट में तो इनका जो है वो डीए मर्जर नहीं होगा, वन टाइम डीए मर्जर इनका है और बाकी डीए मर्जर इनका नहीं होगा। तो एक खुली तरह से जो आपका इन्होंने बताया कि इसी को डीए मर्जर मान लिया जाए, जो आपका एक टाइम पर सिर्फ जो आपका साइन होता है तब डीए मर्जर होता है, उसी को ये साबित कर रहे हैं कि डीए मर्जर हो गया। सेम तरीके से इन्होंने सारी चीजें जो 12 बीपीएस तक का किया है। तो देखिए द नंबर शोन इन कॉलम 4 इंडिकेट्स परसेंटेज जो डीएडीआर का स्लैब है वो इन्होंने बताया है। अब देखिए टिल 2002 डीएडीआर यूज्ड टू टारगेटिंग स्लैब सिस्टम, द एंटायर बेसिक पेज जो आपका है वो डीए में मर्ज होता था। इसके बाद जो अलग से जो आपकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर गई सभी सेटलमेंट में, वो भी बता रही। इफेक्टिव 2022 से क्या हुआ, 12 बीपीएस जो आपका हुआ उसमें नई सीरीज है वो यहाँ पे जो है लाई गई, इंप्लीमेंट की गई 2016 सीरीज, ये भी इन्होंने यहाँ पे बाइपार्ट में बताया है। लेकिन मेन के पॉइंट है कि आपका डीए मर्जर इन्होंने कैसे शो किया है कि सिर्फ जो आपका एक टाइम पर जब आपका रेगुलर एम्प्लॉयज का, जैसे अभी 12 बीपीएस में जो 8088 पॉइंट्स का मर्जर हुआ वही मर्ज हुआ, अब आगे जाकर कभी इन लोगों को जो रिटायर हो गए इस पीरियड में उसका बेसिक पेंशन सेम रहेगा, कभी आगे डीए मर्जर नहीं होगा। ये सीधी तरह से इनका जो जवाब है डीए मर्जर पर। अब देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए पैराग्राफ, डीए इज एप्लीकेबल ओनली टू एम्प्लॉयज हु टू द पेंशनर्स हु रिटायर फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। मतलब ये देखिए डीए मर्जर कैसे कह रहे हैं कि जब रिटायर होते तभी एक बार होता है। द मर्जर डज नॉट अफेक्ट पेंशन अमाउंट ऑफ पेंशनर्स प्रीवियस बाइपार्टाइट सेटलमेंट पीरियड। मतलब डीए मर्जर बाकी जो प्रीवियसली हो गए उन लोगों के लिए नहीं लागू होता है। इन केस ऑफ पेंशन प्रीवियस बाइपार्टाइट पीरियड्स द डीएडीआर फॉर्मूला एप्लीकेबल टू बाइपार्टाइट पीरियड कंटिन्यू टू एप्लीकेबल, द बेसिक पेंशन रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट लाइफ। ये आपका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका जो बेसिक पेंशन तो सेम ही रहेगा, डीए मर्जर जो आपका रेगुलर एम्प्लॉयज का हुआ था तभी होता है एक बार। तो यही कोर्ट ने संदीप मेहता जी ने यही पॉइंट कहा था कि आपका जो पेंशन ऑपरेशन या डीए मर्जर क्या होता है कि जब भी सेटलमेंट लागू होता है तब सभी रिटायर्स हो गए या एम्प्लॉयज हो गए उनका डीए मर्जर जितना भी पॉइंट था अभी 8088 पॉइंट तो सभी का होना चाहिए, जितने भी जो आपके रिटायर्स है उन सभी का हो जाना चाहिए, ना कि ऐसा कि उनका एक बार हो गया और बार बार इनको डीए का इंक्रीज करके छोड़ रहे। तो ये आपका काउंटर जो सुप्रीम कोर्ट के संदीप मेहता जी की तरफ से आपको आएगा इनको कि डीए मर्जर आपने नहीं किया है, ये जो आपका सेम चीज आप रिपीट कर रहे हैं जो आपने प्रीवियस जो आपकी आर्ग्यूमेंट में बताई थी, डीए मर्जर यहाँ पे हमको सभी रिटायर्स का हर सेटलमेंट में नहीं देख रहा, तो ये पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया जाएगा, सीधी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट लिखा गया है, इट फर्दर सबमिटेड दैट प्रायर 2002 आपके डीएनएस अलाउंस है उसमें आपका जो है यूनिफॉर्म नहीं मिला करता था पेंशनर्स को, तो 2005 में 8 बीपीएस में इसको जो है वो हमने यूनिफॉर्म किया जो प्री 2002 के रिटायर्स थे उसका। और फिर 2012 में क्या हुआ कि 2022 से पहले के सभी रिटायर्स को यूनिफॉर्मली हमने डीए जो आपका दिया, जो आपका डीए में अनोमली हो रही थी वो कैंसिल करके डीए भी पॉइंट लिखा है। और जो कैलकुलेशन है 7 से 12 बीपीएस का वो एनेक्शन में इन्होंने डाला है, उसकी भी कॉपी लास्ट में अटैच इन्होंने की है, जिसकी पूरी पीडीएफ हमारे ग्रुप में है, तो ज्वाइन हमारा ग्रुप करके देख सकते हैं। साथ ही में एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने जो आपका फाइनेंशियल बर्डन इम्प्लीकेशन पर भी इन्होंने ऑनरेबल जो आपका है उसमें कोर्ट में डाली है कि हमारा ये जो फंड है उस फंड से एक तो आपके 2002-10 के बाद जिन्होंने ऑप्शन लिया, 1985 के जिन्होंने ऑप्शन लिया वो लोगों को हमें आप फ्यूचर में भी जो अभी एम्प्लॉयज वर्किंग है उनको भी पेंशन देनी है, तो ये सारा जो बर्डन है वो हम कहाँ से जो है जो बैंकों पर बहुत ज्यादा जोर आएगा फाइनेंशियली। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी एग्जिस्टिंग फंड कितना है। एग्जिस्टिंग फंड 2025 के हिसाब से 4.56 लाख करोड़ है, जिसमें से खर्चा 3 से 5 हजार करोड़ का ही आपका पर ईयर पेंशन पे करने में आता है। इसका ये ब्याज निकालेंगे तो भी ये पूरा बियर हो सकता है, ये चीज इन्होंने नहीं बताई। और इन्होंने जो अपना जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बैंकों पर क्या आएगा उसके बारे में बताया कि जो आपके 2010 के बाद के एम्प्लॉयज है वो फिर कभी रिटायर हो गए, वो लोगों को भी हमें पेंशन सालों साल यहाँ पे देनी पड़ेगी। लेकिन ये जो आपका कॉर्पस ऑलरेडी है उसमें जो आपका हर बार ब्याज आएगा, इसका जो ओवरऑल कॉर्पस है वो बढ़ता जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन खुद से जो जानबूझकर यहाँ पे इन्होंने नहीं दी, तो ये पूरी तरह से फाइनेंशियल बर्डन पर भी लिखा गया है। फर्दर जो आपका एग्जिस्टिंग पेंशनर्स के लिए उन्होंने देखे आईबीए ने जो अपनी जो सब जो आपका सेटलमेंट अलग अलग किए उसमें जो अलग से एक्सग्रेशिया का अमाउंट यहाँ पे 10,000 दिया गया था वो सारी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड की है। तो कुछ यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट जैसे ये जो आपका रिटायर्स को न्यूट्रलाइजेशन किया गया था डीए का, उसका टेबल देखे। बेसिक पेंशन जो आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट 2031 दिसंबर 2000 में 10,650 थी, तो उनका डीए न्यूट्रलाइजेशन से पहले कितना था तो 32,047 मिला करता था। उसको न्यूट्रलाइजेशन जो आपका किया गया उसके बाद 51,401 हुआ,
जिससे 19,354 का इनको जो बेनिफिट है वो इस एमओयू न्यूट्रलाइजेशन से मिला। दूसरा एक और एग्जांपल देते हैं कि आपका जो बेसिक पेंशन जो 10,650 हुआ करता था, डेट ऑफ रिटायरमेंट 2000 की है। डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले अभी आपका जो न्यूट्रलाइजेशन 100% नहीं हुआ था, तब 26,980 डीए मिला करता था। उसको यहाँ पे एक्स ग्रेशिया अलग से 0.12 से 12% के फैक्टर से इनको जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट एडिशनली दिया गया, उसकी भी यहाँ पे इन्होंने बात की है। साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट बात की है कि देखिए, जो आपका न्यूट्रलाइजेशन डीए का अलग से हुआ, जो फैमिली पेंशन में जो फायदा हुआ वो भी बताए हैं। 2000 में रिटायरमेंट 21,300 सपोज इनकी बेसिक पे थी, तो बेसिक फैमिली पेंशन इनका इतना बढ़ रहा था, उसमें डीए आपका जो प्री आपका रिवाइज हुआ था तब 11,000 था। इसके बाद जो आपका एडिशनली फैमिली पेंशन इतना हुआ और नया डीए आपका बढ़कर 30,840 हुआ, तो 22,000 रुपीज का इनको डिफरेंस से फायदा हुआ। ये भी इन्होंने इस सर्कुलर में बताया है कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन से ये फायदा इनको किया गया। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल तो यही रहेगा कि आपने मर्जर डीए का हर सेटलमेंट में सभी रिटायर्स का कैसे किया, उसकी कैलकुलेशन इनके पास मांगी गई थी। लेकिन ये कुछ और ही टेंडम में अपनी जो कैलकुलेशन है वो सबमिट की है, कुछ और ही फैक्ट है वो बताए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के संदीप मेहता जी है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, तो इनके सामने अब काउंटर सवाल आएंगे। लेकिन हमारे जो भी आपके लॉयर्स है उनको अच्छे से इस सभी पॉइंट्स का काउंटर रेडी रखना होगा। साथ ही में देखिए वेरिफिकेशन लास्ट जो आपका पेज है 10 अगस्त को ये सबमिट यहाँ पे किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। कंटेम्प्ट ऑफ अबो एफिडेविट एंड करेक्ट ये जो है वो फॉल्स नहीं है, वो सारी चीजें भी इन्होंने पूरी नोटरी कराकर दी है। अब आप लोगों को देखिए पूरा जिनको भी पीडीएफ चाहिए, जो भी कैलकुलेशन है वो हमारे बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम में मिल जाएगा, जिसमें अलग से वीडियोस आपको मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन की ये पीडीएफ आपको मिलेगी, कैलकुलेशन कोड की इंफॉर्मेशन, लाइव लिंक, सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। 499 ही एक टाइम के लिए आपको चार्ज देना है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर हाई पेंशन गाइड प्रोग्राम करके लिख दीजिए, पीडीएफ के साथ सारी जानकारी अलग से आपको वहां पर मिलने वाली है। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इसका जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो हम वीडियो में शेयर करेंगे। फाइनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।